When I got clear on my age, business appearance, and I just had a release without students, राहुल गांधी इस बात को बखूबी जानते हैं कि तोते में किसकी जान है। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं, मगर वो जानते हैं कि अगर कमजोर नब्ज पर हमला करना है तो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर हमला किया जाए। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो अपने एक निर्णायक मोड़ पर है दोस्तों। अब वो हिंदी बेल्ट में प्रवेश कर रही, यानी कि हिंदी पट्टी में प्रवेश कर रही है, और उन्होंने हैदराबाद में खुलकर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है, इनका बस चलेगा तो ये एयरपोर्ट भी गौतम अडानी के हवाले, इनके दोस्तों के हवाले कर देंगे, ऑफ कोर्स बगैर उनका नाम लिए। राहुल गांधी ने किस तरह से हमला बोला, आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी के 2-3 मित्र हैं, नाम आप जानते हो, पूरा हिंदुस्तान जानता है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इनके जो मित्र हैं, मैं तो हैरान हो गया। आज सुबह मैंने रेवंत जी से पूछा, ये अभी तक हैदराबाद का एयरपोर्ट है, ये उनके हवाले कैसे नहीं हुआ? अब देखना, देख लेना, थोड़ी देर बाद ये उसको उठा के ले जाएंगे। हिंदुस्तान के पोर्ट्स, सड़कें, एयरपोर्ट, टेलीकॉम्स, LIC, ये पूरा का पूरा जो देश की पूंजी है, ये सब की सब नरेंद्र मोदी अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा रहे हैं। तो सुना आपने, और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। उनके साथ पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, यह तो शुक्र है कि ऑक्सीजन पर टैक्स नहीं है, इस देश में हवा मुफ्त है, इनका बस चले तो इस पर भी टैक्स लगा देंगे और इसका जिम्मा भी इनके परम मित्रों को दे दिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की बात को आगे कैसे बढ़ाया, आइए सुनते हैं। ये तो इतना बेच रहे हैं, पूछो मत, कि मोदी और शाह मिलके ये 2 लोग और इस देश के 2 अमीर लोगों को बेचते जा रहे हैं। एयरपोर्ट नहीं छोड़ रहे, पोर्ट नहीं छोड़ रहे, रोड नहीं छोड़ रहे, हवा एक खुला छोड़े उसको एक टैक्स नहीं डाल रहे, नहीं तो बाकी सब बेच के खा रहे हैं। अगर मौका मिला, उनको कोई टेक्निक बताया, अगर आदमी जीना है, उसको ऑक्सीजन और हवा होना है, तो उसको कम से कम टैक्स लगाना चाहिए। अगर कहा तो वो भी कर जाएंगे। दोस्तों, मगर हकीकत यह है कि राहुल गांधी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। बड़ा प्रश्न ये कि भारत जोड़ो यात्रा क्या बिखरी हुई कांग्रेस को संवार पाएगी? क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस की आलोचना यह हो रही है कि 2 राज्यों में चुनाव है, गुजरात और हिमाचल, और दोनों जगह कांग्रेस को जिस ऊर्जा के साथ मैदान में उतरना चाहिए वो नहीं उतर रही है। हिमाचल में प्रियंका गांधी वाड्रा जा रही हैं और वहां पर रैलीज कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी वहां से गायब है। क्यों? क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो देश की जनता को यह बार बार बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका मकसद देश से नफरत खत्म करना है। मगर बड़ा प्रश्न यह कि क्या राहुल गांधी के आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की कट्टर राजनीति के सामने टिक पाएंगे? राहुल गांधी अपनी यात्रा के बारे में किस तरह से जनता के सामने संदेश रखने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी सुनते हैं दोस्तों। यात्रा नफरत और हिंसा के खिलाफ, बीजेपी और आरएसएस देश में सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। एक भाई को
दूसरे भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है। देश की शक्ति देश को आगे ले जाने के बजाय लड़ाई झगड़े में, नफरत में जाया हो जाती है। हमारी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जाएगी। इसको कोई शक्ति, आंधी तूफान बारिश धूप, कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की सच्ची आवाज है। आप देखिए, यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी, मारपीट झगड़ा नहीं हो रहा है, एक भाई दूसरे को गाली नहीं दे रहा है, किसी की पिटाई नहीं हो रही, प्यार से नदी जैसे लाखों लोग एक साथ चल रहे हैं। तो देखा आपने, इस वक्त कांग्रेस मोर्चा इस बात को लेकर उत्साहित है कि राहुल गांधी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। वो जहां पर भी गए, जनता का जबरदस्त हुजूम जो है उनके साथ जुड़ा। हैदराबाद के चार मीनार की ये तस्वीरें भी कांग्रेस अपने प्रचार तंत्र के जरिए वायरल करने का प्रयास कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अब वो प्रवेश करने वाले हैं मध्य प्रदेश की तरफ, अब वो प्रवेश करेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, और धीरे धीरे हिंदी बेल्ट की तरफ ये जो बढ़ रहे हैं। और यहां देखना होगा दोस्तों कि किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है, क्योंकि भाजपा के गढ़ कर्नाटक में राहुल गांधी को बहुत शानदार प्रतिक्रिया मिली है। मगर राहुल को यह बात को समझना पड़ेगा कि उनकी चुनौती सिर्फ भाजपा की तरफ से नहीं है, जो अपने आप में बहुत मुकम्मल मशीनरी है। उन्हें चुनौती मिल रही है क्षेत्रीय क्षत्रपों से, यानी कि जो रीजनल बाहुबली हैं, क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर जो बड़े बड़े राजनेता हैं। और यही वजह है कि हैदराबाद की जमीन पर खड़े होकर वो के चंद्रशेखर राव पर हमला बोल रहे थे, टीआरएस पर हमला बोल रहे थे। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि टीआरएस इक्वल टू बीजेपी। उनका कहना था कि कई जो विवादास्पद बिल को पारित करने में के चंद्रशेखर राव ने मोदी सरकार की मदद की है, जो अपने आप में गलत नहीं है दोस्तों। इस बात को हम सुनते हैं और फिर मैं इसकी व्याख्या करना चाहूंगा, इसका एनालिसिस करना चाहूंगा। खड़गे जी ने कहा पार्लियामेंट में जब भी बीजेपी कोई बिल लाती है, उन्होंने 3 किसान, काले किसान वाले कानूनों की बात की। मगर जब भी लोकसभा में, राज्यसभा में बिल आता है, टीआरएस बीजेपी का एकदम समर्थन कर देती है। और अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है, ध्यान बांटने के लिए एकदम टीआरएस के लोग कोई और मुद्दा उठाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, बीजेपी और टीआरएस एक साथ काम करते हैं। गलतफहमी में मत आइए। ये चुनाव से पहले ड्रामा करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर, मगर डायरेक्ट लाइन है नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो राहुल गांधी ने जो बात कही वो काफी हद तक सही है, मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि पिछले कुछ अरसे से के चंद्रशेखर राव की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। वो ममता बनर्जी से मिलते हैं, उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं, बिहार जाते हैं, वहां पर नीतीश कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो लगातार इस तरह की मंत्रणाएं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं
के चंद्रशेखर राव भी उस महत्वाकांक्षा को पालते हैं। इसलिए भी राहुल गांधी टीआरएस पर हमला बोल रहे हैं। और अगर आपने एक बात पर गौर किया होगा कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर टीआरएस बहुत एक्टिव हो गई है, यहां तक कि वो अपने संदेश हिंदी में दे रही है। मुझे यह भी बताया जा रहा है कि टीआरएस में जल्द एक बड़े किसान नेता शामिल होने वाले हैं और किसानों को लेकर टीआरएस देश भर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाने वाली है। यानी कि के चंद्रशेखर राव की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। मैं आपको ले चलना चाहूंगा 1984 की तरफ। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली थीं, तो आप जानते हैं कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें किसकी थीं? एनटीआर की, एनटी रामाराव की, जो उस वक्त आंध्र प्रदेश की पृष्ठभूमि के थे। और उस वक्त एनटीआर ने लगातार कोशिश की थी कि एक गैर कांग्रेसी मोर्चा खड़ा किया जाए। उनकी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आज के चंद्रशेखर राव की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। मगर उस वक्त एनटीआर जो हैं वो आंध्र प्रदेश की जो अपनी राजनीति है उन गलियारों में भटक कर रह गए थे और जो गैर कांग्रेसी मोर्चा था उस मोर्चे के चेहरे के तौर पर वीपी सिंह उभर कर आए थे। बड़ा प्रश्न ये कि क्या चंद्रशेखर राव को बाकी नेताओं का साथ मिलेगा? मुझे नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से नर्म हो गई हैं, प्रधानमंत्री की भी तारीफ करती हैं, आरएसएस की भी तारीफ करती हैं। मैं नहीं जानता हूं ममता दीदी को क्या हुआ, वैसे उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनावों में अखिलेश यादव के मंच पर कितनी बार उन्होंने फुटबॉल खेला था और वो ये भी महत्वाकांक्षाएं पाली हुई थी कि बनारस में साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देंगी लोकसभा चुनाव में। अब वो टक्कर होगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, मगर महत्वाकांक्षाएं तो हैं। और इसी तरह की महत्वाकांक्षाएं कई क्षेत्रीय नेताओं की है। राहुल गांधी के सामने भाजपा के साथ साथ ये भी चुनौती है और यही वजह है कि वो अपने मंच से टीआरएस या के चंद्रशेखर राव पर हमला बोल रहे हैं। और आप गौर कीजिएगा जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वो इसी तरह से क्षेत्रीय क्षत्रपों या रीजनल नेताओं पर भी हमला बोलते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।